प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम 10वीं कक्षा के सामाजिक विज्ञान का जो अध्याय नंबर 6 है ये पढ़ने जा रहे हैं। राजनीतिक विज्ञान से संबंधित है। हम अध्याय 5 पढ़ चुके हैं, लोकतंत्र, और छठा अध्याय है वो है संघ सरकार। तो चाहे विद्यार्थी है, चाहे एक सामान्य नागरिक है, सब लोगों के लिए ये पाठ है। ये जो विषय वस्तु है वो महत्वपूर्ण है, संघ सरकार। सबसे पहले संघ सरकार पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि सरकार का अर्थ क्या है और परिभाषा क्या है। ये विषय वस्तु आपके पाठ्य पुस्तक के हिसाब से ली गई है, जो दी गई है उतनी 10वीं कक्षा में। उसमें कहा गया कि राज्य है वो एक भावात्मक अवधारणा है। यदि राज्य कोई ऐसी भौतिक वस्तु नहीं है, जैसे कोई कुर्सी है, ट्यूबलाइट है, ये जो बोर्ड दिख रहा है, ऐसा कोई नहीं है राज्य। राज्य एक भावनात्मक अवधारणा है, भावात्मक अवधारणा, जो एक अदृश्य और अमूर्त संस्था होती है, दिखता नहीं है राज्य। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा कोई राज्य नाम की कोई चीज दिखेगी, उसकी ऐसी आकृति होती है, लंबा होता है या गौण होता है, ऐसा कुछ नहीं है। राज्य अदृश्य और अमूर्त है। अमूर्त का मतलब जिसका कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं हो, भौतिक संरचना नहीं हो। तो राज्य एक अदृश्य और अमूर्त संस्था होती है। तो राज्य के बारे में क्या क्या आया कि राज्य एक तो भावनात्मक अवधारणा है, भावनात्मक अवधारणा है, राज्य अदृश्य है और राज्य अमूर्त। ये सारी चीजें राज्य के लिए होती है। लेकिन राज्य को मूर्त रूप प्रदान करने वाली जो संस्था है वो सरकार कहलाती है। ये जो राज्य है, राज्य नामक अवधारणा है, इसको मूर्त रूप देने वाली कोई संस्था है तो वो है सरकार। तो सरकार किसे कहते हैं? राज्य को मूर्त रूप देने वाली संस्था सरकार कहलाती है। अब सरकार क्या करती है? सरकार द्वारा ही राज्य की सामूहिक इच्छा को निर्धारित, अभिव्यक्त और कार्यान्वित किया जाता है। जैसे एक राज्य के रूप में, राज्य का मतलब स्टेट से नहीं, देश से भी लिया जा सकता है। जैसे भारत एक राज्य है, तो इसकी सामूहिक इच्छा, पूरे देश की, पूरे राज्य की इच्छा, उसको अभिव्यक्त और क्रियान्वित कौन करती है? सरकार। जैसे वर्तमान में मोदी सरकार है, ये क्या कर रही है? अपने भारत रूपी राज्य की सामूहिक इच्छा को निर्धारित करती है, उनको क्रियान्वित करती है, उसको मूर्त रूप देती है। अब हम पढ़ते हैं कि सरकार राज्य रूपी भावनात्मक अवधारणा की अभिव्यक्ति है। सरकार के अभाव में राज्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती। सरकार बिना राज्य की कोई कल्पना ही नहीं होती है। सरकार राज्य के लोगों के लिए कानून बनाती है और उसका निष्पादन करती है। तो दो चीज हमने यहां समझा, एक तो राज्य और एक सरकार। राज्य क्या है? राज्य एक भावनात्मक अवधारणा है, एक अमूर्त संस्था है, अदृश्य संस्था है। इसको मूर्त रूप कौन देती है? सरकार। मूर्त रूप देने वाली संस्था का क्या नाम है? सरकार। सरकार क्या करती है? उस राज्य के लिए कानून बनाती है, कानूनों को निष्पादन करती है। ये सारे काम सरकार का होता है। तो अब हम, गार्नर ने एक परिभाषा दी है सरकार की। गार्नर ने आपकी बुक में दी हुई है, पूछा जा सकता है कि गार्नर के अनुसार सरकार किसे कहते हैं। तो गार्नर ने कहा है कि सरकार वह मशीन है जिसके द्वारा राज्य की नीतियां निर्धारित की जाती है तथा सामान्य हितों को उन्नत किया जाता है। यानी गार्नर क्या मानते हैं? मशीन। मशीन क्या करती है? कार्य करती है। लेकिन सरकार रूपी मशीन क्या करती है? अलग अलग मशीन का अलग अलग काम होता है। तो सरकार भी एक मशीन है और वो क्या कार्य करती है? राज्य की नीतियां निर्धारित करती है कि ये नीति होगी, और उन सामान्य हितों को उन्नत करती है, नीतियों को लागू करती है। तो यहां तक आप दो चीजों को समझो, एक तो हमें समझना है राज्य के बारे में और एक समझना है सरकार के बारे में। तो राज्य तो अमूर्त संस्था है, इसको मूर्त रूप प्रदान करने वाली संस्था का नाम सरकार है, और सरकार के बिना राज्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती। तो सरकार एक संस्था है जो राज्य को मूर्त रूप प्रदान करती है, राज्य के लिए कानून बनाती है और कानूनों का निष्पादन करती है, उसको लागू करवाती है। ये तो सामान्य अर्थ हो गया सरकार का। लेकिन गार्नर के अनुसार पूछ ले तो आप कहोगे कि सरकार एक मशीन है जो राज्य के लिए नीतियां निर्धारित करती है और सामान्य हितों को उन्नत करती है। तो ये हो गया सरकार का अर्थ आपकी किताब के अनुसार। अब आता है कि सरकार के प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं। तो सरकार के 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी।
तो जो व्यवस्थापिका होती है, नाम से स्पष्ट है कि ये विधि कानून बनाने का काम करती है, कार्यपालिका कानूनों को लागू करती है। किसी राज्य के लिए कानून बनाने का काम है वो व्यवस्थापिका करती है, विधि बनाती है, कानून बनाती है, नियम बनाती है। उसको लागू कौन करती है? धरातल पर कार्यपालिका। अब यदि वो कानून सही तरीके से लागू नहीं हुआ, या वो कानून बनाया गया वो सही है या गलत है, उसकी जांच परख करने का काम है वो है न्यायपालिका का। तो सरकार के 3 अंग हुए। कितने अंग हुए? 3। नंबर 1 व्यवस्थापिका, नंबर 2 कार्यपालिका, नंबर 3 न्यायपालिका। सामान्य रूप से आपको अर्थ पता होना चाहिए। व्यवस्थापिका का काम है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम है कानूनों को लागू करना, और न्यायपालिका का काम है कि जो कानून सही तरीके से लागू हुआ है कि नहीं हुआ है, या कानून विधि के अनुसार है कि नहीं है, विधि सम्मत है कि नहीं है, इस प्रकार उनका जो न्याय की दृष्टि से इन कानून को देखना, ये काम है न्यायपालिका का। अब हम आते हैं पहला, ये व्यवस्थापिका। सरकार का पहला अंग है व्यवस्थापिका। इस पे आते हैं, व्यवस्थापिका क्या है? भारतीय राज्य व्यवस्था में व्यवस्थापिका का गठन 2 स्तर पर होता है। भारत की जो राज्य व्यवस्था है उसमें व्यवस्थापिका का गठन 2 स्तर पे होता है। 2 स्तर कौन कौन से? एक तो केंद्र पर होता है संघीय व्यवस्थापिका, और राज्य पर होती है राज्य व्यवस्थापिका। पूरे देश की जो व्यवस्थापिका होती है वो संघीय व्यवस्थापिका कहलाती है, भारत की व्यवस्थापिका। और भारत में जितने राज्य हैं उनमें भी व्यवस्थापिका होती है, उसको राज्य व्यवस्थापिका कहते हैं, जो राज्य के लिए कानून बनाती है। तो भारत में जो व्यवस्थापिका होती है वो 2 प्रकार, 2 स्तर पर होती है। संविधान में संघीय व्यवस्थापिका को संसद कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 79 द्वारा 79 द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि भारत के संघ की एक संसद होगी। ये भारत के संविधान के 79 अनुच्छेद, 79 अनुच्छेद में यह लिखा गया है कि भारत की एक संसद होगी जिसका निर्माण राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा से होगा। यानी संसद, भारत की जो पार्लियामेंट कहते हैं जिसको अंग्रेजी में, तो संसद के 3 चीजों से मिलकर बनेगी। संसद में 3 शामिल होते हैं, 2 सदन और 1 राष्ट्रपति। सदन कौन कौन सी? लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलकर के संसद का निर्माण करेंगे। अब आता है कि भाई जब हम पढ़ रहे हैं कि व्यवस्थापिका है, व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं, संसद या व्यवस्थापिका एक ही बात कहा जा सकता है। ये लिखा हुआ है स्पष्ट है कि भारतीय राज्य व्यवस्था में व्यवस्थापिका का गठन 2 स्तर पर होता है, संघीय व्यवस्थापिका, राज्य व्यवस्थापिका। और संविधान में जो संघीय व्यवस्थापिका है, सेंट्रल लेवल की व्यवस्थापिका है, उसको संसद कहते हैं। संघीय व्यवस्थापिका को संसद कहा जा सकता है। जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव होती है उसको पार्लियामेंट कहा जा सकता है। तो जो संसद होती है उसमें 3 अंग होते हैं, 2 सदन, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो अब हम व्यवस्थापिका पढ़ रहे हैं, तो व्यवस्थापिका में को संसद कहते हैं। व्यवस्थापिका के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। अब हम पढ़ेंगे कि लोकसभा की संरचना और संगठन क्या है और राज्यसभा की संरचना और संगठन कैसा होता है, इन दोनों के बारे में। सबसे पहले हम आते हैं लोकसभा पर। तो लोकसभा के बारे में जनरली आपको जानकारी होनी चाहिए कि लोकसभा संसद का प्रथम सदन है। 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि संसद का प्रथम सदन कौन सा है? 2 सदन होते हैं। या व्यवस्थापिका का प्रथम सदन कौन सा है? लोकसभा। दूसरी बात क्या है लोकसभा के बारे में? इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। लोकप्रिय सदन कौन सी है? लोकसभा या राज्यसभा? लोकसभा। फिर इसके सदस्य प्रत्यक्ष जनता द्वारा चुने जाते हैं, इसलिए ये लोकप्रिय है। जैसे हम एमपी बोलते हैं जिसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, ये लोकसभा संसदीय क्षेत्र होते हैं। जैसे हमारे यहाँ जालोर सिरोही है, तो यहाँ देव जी एम पटेल को हमने सांसद बनाया है, तो ये प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। फिर इसकी जो संगठन और संरचना में सबसे पहले हम पढ़ते हैं सदस्य संख्या। तो मूल संविधान में 500 सदस्य संख्या थी इसकी। जब संविधान बना भारत का, तब लोकसभा के सदस्यों की संख्या 500 थी, 500। लेकिन 1987 के बाद अधिकतम 552, 1987 से कहा गया कि भाई अधिकतम 552 होगी, लेकिन वर्तमान में 545 है। अधिकतम 552 होगी, उसमें 530 तो राज्यों से और 20 संघीय क्षेत्रों से।
550 और 2 आंग्ल भारतीयों का मनोनयन राष्ट्रपति करेगा। यानी 1987 के बाद जो सदस्य संख्या है लोकसभा की, उसमें कहा गया कि अधिकतम 552 होंगे, जिसमें 530 तो विभिन्न राज्यों से चुने जाएंगे, 20 है वो संघीय क्षेत्र से चुने जाएंगे, और 2 है वो आंग्ल भारतीय जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे, उनका चुनाव नहीं होगा। चुनाव केवल 550 का होगा, 2 का मनोनयन होगा। निर्वाचित केवल 550 होंगे, वो आंग्ल भारतीय, उनके ऐसा व्यक्ति जिसके माता पिता में से कोई एक ब्रिटेन के हो, आंग्ल के हो। वर्तमान में 545 है। तो इससे कितने प्रश्न बनते हैं? जैसे मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो कहा जा सकता है 500। फिर प्रश्न ये बनता है कि वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम 552 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में कितनी है? तो कि 545। इसमें 2 निर्वाचित होते हैं, 2 मनोनीत होते हैं, 543 निर्वाचित होते हैं। अब जब 552 है, इसमें व्यवस्था ये की गई है कि 530 है वो राज्यों से होंगे, 20 संघीय क्षेत्र से, और 2 को राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे। ये होगी सदस्यों की बात। फिर आता है निर्वाचन कैसे होता है इनके सदस्यों का? तो प्रत्यक्ष जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर। वयस्क मताधिकार यानी जिस व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से ऊपर हो गई है उसको मत देने का अधिकार है, जिसको वयस्क मताधिकार कहा जाता है। तो वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष जनता चुनाव करती है। तो ये चुनाव हो गया। फिर सदस्यों के लिए योग्यता में एक आप बात ये ध्यान रखने योग्य है, किसी की भी योग्यताएं आ जाए, चाहे राष्ट्रपति की आ जाए, चाहे राज्यसभा के सदस्यों की आ जाए, चाहे लोकसभा के सदस्यों की आ जाए, तो उसमें बाकी योग्यताएं समान रहेगी, केवल आयु संबंधित बदलाव होगा। समान क्या रहेगी? वह भारत का नागरिक हो, नंबर 1। नंबर 2, वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं हो, और नंबर 3, न्यायालय द्वारा उसे दिवालिया या पागल घोषित नहीं किया गया हो। 3 समान रहेगी। अब लोकसभा के सदस्यों की योग्यता की बात करें तो इसमें वह भारत का नागरिक हो, आयु 25 वर्ष, और लाभ का पद धारण नहीं हो, और न्यायालय द्वारा पागल और दिवालिया घोषित न हो। यानी आयु का ध्यान रखना है आपको कि लोकसभा के सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए आयु न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। बाकी हर किसी की योग्यता आ जाए, किसी की भी योग्यता पूछ ले तो आपको ये लिखना है। उसके बाद आता है तीसरा हो गया। चौथा आता है कार्यकाल कितना होता है। सामान्यतः लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। यूं कहा जा सकता है, वैसे लोकसभा अस्थायी होती है, फिक्स कोई कार्यकाल नहीं होता है, लेकिन सामान्यतः 5 वर्ष होता है। प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा इसे 5 वर्ष से पूर्व भी भंग किया जा सकता है, मध्यावधि चुनाव करवाए जा सकते हैं, और ऐसा 9 बार किया जा चुका है मध्यावधि चुनाव। भारत में 9 बार लोकसभा को अपने इस 5 साल के कार्यकाल से पहले, ये 5 साल अधिकतम कार्यकाल है माना जा सकता है, सामान्य स्थिति में अधिकतम। तो ऐसा 9 बार किया जा चुका है, बीच में प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा इसको भंग किया जा चुका है। तो परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि लोकसभा को अपने समय से पूर्व कितनी बार भंग किया जा चुका है? 9 बार। तो कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष। कार्यकाल में 2 चीजें आपको बता रखनी। सामान्यतः लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा इसे पूर्व में भी भंग किया जा सकता है, और ऐसा अब तक 9 बार किया जा चुका है। आगे अधिवेशन। तो राष्ट्रपति द्वारा इसका अधिवेशन आउट किया जाता है, स्थगित किया जाता है, और 6 माह से ज्यादा 2 अधिवेशन के मध्य अंतर नहीं होना चाहिए। तो अधिवेशन इसकी बैठक है। इसमें आपको मुख्य रूप से ये बात ध्यान रखना है कि लोकसभा की जो अधिवेशन है उसको आउट कौन करता है? राष्ट्रपति। स्थगित भी राष्ट्रपति कर सकते हैं। और ये ध्यान रखना है कि एक अधिवेशन से दूसरे अधिवेशन के मध्य 6 महीने से ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। फिर आता है छठा, पदाधिकारी। तो संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा का एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा, और उनका चुनाव उन्हीं सदस्यों में से किया जाएगा। अलग से कोई सदस्य चुनेंगे उन्हीं में से। तो एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा लोकसभा। तो वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष है वो ओम बिरला है, जो कोटा से सांसद है, ओम बिरला। लोकसभा उपाध्यक्ष वर्तमान में नहीं है फिलहाल। लोकसभा अध्यक्ष है वो है ओम बिरला। तो अध्यक्ष की क्या क्या शक्तियां होती है, क्या क्या कार्य होते हैं, ये भी प्रश्न एक पूछा जा सकता है 2 नंबर का
कि लोकसभा के अध्यक्ष की कार्य एवं शक्तियां बताइए। तो नंबर 1 तो अध्यक्ष है तो वो अध्यक्षता करेगा। नंबर 1 क्या है, सीधी सी बात है कि वो अध्यक्षता करेगा अधिवेशन की। लोकसभा चलेगी उस समय वो अध्यक्षता करेंगे अध्यक्ष होने के नाते। नंबर 2 कार्यक्रम और कार्यवाही, क्या क्या कार्यक्रम रखे जाएंगे, उनके लिए कौन किस कार्यवाही के लिए कितना समय दिया जाएगा, यह सारा निश्चित कौन करता है, अध्यक्ष। फिर समितियों के पदेन सभापति, कुछ समितियां होती है लोकसभा की, उनके वो पदेन सभापति होते हैं। उसके बाद कोई भी विधेयक, धन विधेयक है कि नहीं, ये निर्णय लेना लोकसभा अध्यक्ष का। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है हर जगह कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है, यानी धन विधेयक की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये निर्णय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जाता है। संसद व राष्ट्रपति के मध्य पत्र व्यवहार। अब लोकसभा अध्यक्ष का और क्या काम है कि जो संसद है वो और राष्ट्रपति है, इनके मध्य पत्रों का व्यवहार, कोई भी कार्यवाही संबंधित कोई भी जानकारी देनी है लेनी है तो वो सारे लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से किए जाते हैं। तो जनरली आपको ये 4-5 याद रखने हैं कि एक तो सीधी सी बात है, याद नहीं रखना है कि भाई लोकसभा अध्यक्ष है तो लोकसभा की अध्यक्षता करेगा। नंबर 2, लोकसभा की जो भी कार्यक्रम है कार्यवाही है वो निश्चित कौन करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष। नंबर 3, लोकसभा की कुछ समिति होती है उनके वो पदेन सभापति होते हैं। और कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। और संसद और राष्ट्रपति के मध्य पत्र व्यवहार का कार्य भी लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो ये तो होगी लोकसभा की गठन और रचना। तो क्या क्या है इसमें गठन और रचना में, एक तो है कि भाई इनकी सदस्य संख्या कितनी होती है, दूसरा क्या है कि निर्वाचन कैसे होता है, तीसरा क्या है सदस्यों की योग्यताएं क्या है, चौथा कार्यकाल, पांचवा इनके अधिवेशन और छठा पदाधिकारी। तो यह है लोकसभा से संबंधित। अब है राज्यसभा की रचना और तो राज्यसभा के बारे में भी जनरल जानकारी होनी चाहिए। जैसे लोकसभा के बारे में जनरल जानकारी है कि ये प्रथम सदन है और उसको अस्थायी सदन भी कहा जा सकता है, लोकप्रिय सदन है और निम्न सदन है। एक ध्यान रखना, लोकसभा निम्न सदन है। अब राज्यसभा के बारे में क्या होगा, इसको द्वितीय सदन कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं और स्थायी सदन भी कहा जा सकता है, ये भंग नहीं होती है। तो सबसे पहले उन जैसे लोकसभा की सदस्य संख्या थी ऐसे कैसे राज्यसभा की सदस्य संख्या। तो लोकसभा में सदस्य संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, 552। इसी तरह राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है 250। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है 250, वर्तमान में 245। राज्यसभा की वर्तमान में सदस्य संख्या 245, लोकसभा की है 545। अब इसमें क्या होता है कि 12 तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत की जाते हैं और 233 राज्य विधानमंडलों द्वारा निर्वाचित होते हैं। निर्वाचन कितने का होता है इसमें, 233 का। मनोनयन कितना होता है, 12 का। राज्यसभा में मनोनयन कितने के, सॉरी लोकसभा में 2 का। तो संसद में कुल कितने सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति करते हैं, 14, 2 लोकसभा और 12 राज्यसभा। अब किन सदस्यों का मनोनयन होगा, राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान एवं समाज सेवियों का मनोनयन होगा, यानी जिन्होंने इन क्षेत्रों में अच्छा कार्य किया है। कोई अच्छा कलाकार है, जैसे कोई अच्छा वाद्य यंत्र के वादक है, या अच्छा कोई जैसे नृत्य के क्षेत्र में, हर किसी क्षेत्र में कलाकार हो सकते हैं। साहित्य के क्षेत्र में जिन्होंने कोई ग्रंथ लिखे हैं, विज्ञान के क्षेत्र में जिन्होंने कोई खोज वगैरह की है, और समाज सेवा का जो भी काम कर रहे हैं। और एक और है इसमें खेल भी है, खेल जैसे सचिन तेंदुलकर है, ये राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। ये इसलिए यहाँ 12 के लोगों का मनोनयन किया जाता है कि लोकसभा में क्या होता है कि जिन सदस्यों का चुनाव होता है तो इनके लिए कोई बाध्यता नहीं होती है शिक्षा वगैरह की, तो आम व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकता है। तो एक बात तो ये होती है कि अधिकतर सदस्य होते हैं वो किसी विषय के विशेषज्ञ नहीं होते हैं लोकसभा के। और दूसरी बात ये होती है कि इनके इतना काम होता है कि कोई भी जैसे कानून बनाया जाता है तो उस कानून के बारे में इनको इतनी जानकारी नहीं होती है, इसलिए कोई भी कानून लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में जो ये 12 सदस्य हैं, इसके अलावा और भी सदस्य हैं, वो इनका अध्ययन करेगा। जैसे यहाँ कौन कौन लोग बैठे हुए हैं, यहाँ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कला के क्षेत्र में पारंगत है, जो साहित्य के क्षेत्र में पारंगत है, जो विज्ञान के क्षेत्र में पारंगत है, जो समाज सेवी है, जो खेल के क्षेत्र में, जैसे खेल संबंधी कोई नियम बनाए तो जितनी इन लोगों को खेल की जानकारी नहीं होगी इतनी सचिन तेंदुलकर को होगी।
तो इसलिए यह 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और वो खेल, कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा आदि में जिनने उत्कृष्ट कार्य किया उनका मनोनयन राष्ट्रपति करते हैं। तो उसके बाद आता है निर्वाचन। निर्वाचन वहां तो प्रत्यक्ष जनता द्वारा किया जाता था, यह चुनाव है वो आपको ये याद रखनी है केवल इतना कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व, यानी प्रत्येक राज्य का जो प्रतिनिधित्व होगा वो अनुपात में होगा। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मध्य पद्धति। देखो प्रतिनिधित्व तो है अनुपातिक और जो पद्धति है चुनने की वो है एकल संक्रमणीय। ये हम अलग से पढ़ेंगे, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव भी एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है। तो प्रतिनिधित्व कैसा होगा? अनुपातिक। तो दो चीज याद रखनी है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, पद्धति कैसी है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति। उसके बाद योग्यता। अब योग्यता क्या है? मैंने कहा किसी की भी योग्यता हो, एक तो वो भारत का नागरिक हो, दूसरा लाभ का पद पर नहीं हो, तीसरा न्यायालय द्वारा पागल एवं दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो। दिवालिया का मतलब जो बिल्कुल आर्थिक रूप से वो उसकी स्थिति खराब हो गई हो, तो दिवालिया व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो ये दिवालिया। और उसके बाद आता है इसकी आयु। तो लोकसभा के सदस्य के लिए आयु होती है 25 वर्ष और राज्यसभा के सदस्य के लिए आयु होती है 30 वर्ष। केवल अंतर इतना है 5 वर्ष का। अब आता कार्यकाल। कार्यकाल है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होती, यानी राज्यसभा एक स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होती है। इसका सामान्यतः कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, वहां 5 वर्ष का, यहाँ 6 वर्ष का। 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं इसके। अब पदाधिकारी, जैसे वहां थे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, यहाँ है सभापति और उपसभापति। तो सभापति तो सीधे जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यानी इसके लिए कोई चुनाव की जरूरत नहीं, पद से होता है। उपराष्ट्रपति का पद ही राज्यसभा का सभापति है। तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्य का सभा का सभापति होगा और उपसभापति का चुनाव इन्हीं सदस्यों में से किया जाता है। तो वर्तमान में जो राज्यसभा के अध्यक्ष है, सॉरी सभापति है, तो भारत के उपराष्ट्रपति है वेंकैया नायडू। तो वेंकैया नायडू है वो राज्यसभा के सभापति है। उपसभापति है हरिवंश नारायण सिंह। उपसभापति है हरिवंश नारायण सिंह। तो आपको याद रखना है कि लोकसभा के अध्यक्ष है ओम बिरला, उपाध्यक्ष फिलहाल खाली है पद। राज्यसभा के सभापति है वेंकैया नायडू, उपसभापति है हरिवंश नारायण सिंह। तो इस तरह हमने पढ़ा कि सरकार का क्या अर्थ है। गार्नर के अनुसार सरकार की परिभाषा, सरकार के 3 अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका के हमने पढ़ा 3 चीज बातों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा के गठन के बारे में पढ़ा, राज्यसभा के गठन के बारे में पढ़ा, और नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कि भाई संसद की क्या शक्तियां हैं, वो अगले टॉपिक।